या 10 से कम अगर किसान भाई हैं तो एफपीओ का गठन नहीं होगा। इसमें मिनिमम हमें 10 किसानों का समूह बनाना होगा और 10 किसान जब हमारे होंगे तो हम एक एफपीओ का गठन कर सकते हैं। अब बात ये आती है बहुत सारे लोगों में कि जो 10 किसान हैं वो एक ही गाँव के होना चाहिए या भिन्न-भिन्न गाँव के होना चाहिए या अगर दूसरे जिले का डिस्ट्रिक्ट का किसान भाई है तो वो क्या एफपीओ में जुड़ सकता या नहीं जुड़ सकता। आपको बता दें भारत सरकार की सीधी-सीधी गाइडलाइन है कि जो एफपीओ का गठन करने जा रहे हैं हमारे किसान भाई, वो भारत का नागरिक हो, कहीं का भी हो, आप एफपीओ में जोड़ सकते हैं। केवल जो सरकारी योजना है एफपीओ की, उस योजना में स्पष्ट उल्लेखित है कि अगर हम उस योजना के तहत जो 10,000 एफपीओ का गठन और फॉर्मेशन वाली जो स्कीम है भारत सरकार की, उसमें एक ही ब्लॉक का वो किसान होना चाहिए जिस ब्लॉक में उस एफपीओ का गठन किया जा रहा है। तो अगर हम अपना स्वयं का एफपीओ बनाते हैं, सेल्फ प्रमोटेड है, तो एक ही गाँव के हो सकते हैं, भिन्न-भिन्न गाँव के हो सकते हैं, दूसरे जिले का भी किसान हम जोड़ सकते हैं और दूसरी जो गवर्नमेंट की योजना है, उसमें जो लाभार्थी होंगे, जो हमारे शेयरधारक होंगे, वो एक ही ब्लॉक के होना चाहिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमें एफपीओ का अगर गठन करना है, तो 10 किसानों का होना अति आवश्यक है। अब 10 किसान हमारे हो गए और हम एफपीओ का गठन स्टार्ट कर दिया हमने। अब बात आती है कि हमें इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराने के लिए किन-किन कागज़ों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण कराने के लिए 10 किसान भाइयों का आधार कार्ड, 10 किसान भाइयों का पैन कार्ड, 10 किसान भाइयों की बैंक की स्टेटमेंट कि उनका खाता जो है वो डेड नहीं है, संचालित है और 10 किसान भाइयों की जो लैंड का सर्टिफिकेट है, कहीं खतौनी जिसे हम बोलते हैं, कहीं पर हम लोग बंदी बोलते हैं एमपी में वो होना। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है सबकी एक-एक फ़ोटो, इतने डॉक्यूमेंट होना अति आवश्यक है। इसके साथ में एक डॉक्यूमेंट वो लगेगा जहाँ पे हम इसका कार्यालय खोलेंगे, ऑफ़िस बनाएँगे। जहाँ हम ऑफ़िस बना रहे हैं, जिसके घर में या जहाँ पे भी हमने निश्चित किया है, वहाँ का बिजली का बिल होना चाहिए। इतने कागज़ हमें आवश्यक होंगे यानी इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और ये सब इनको स्कैन करके एक पीडीएफ बना लें। हर एक किसान भाई के जो भी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, खतौनी हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एक फ़ोटो हो गई। 5 जो डॉक्यूमेंट हैं, इनकी एक पीडीएफ बना लें। सभी की किसान भाइयों की एक-एक पीडीएफ बना लें सभी डॉक्यूमेंट की और इसके बाद में आपको जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए जो आपने नियुक्त किया है, उसको आप ये डॉक्यूमेंट भेज दें। क्योंकि ये जो हमारा एफपीओ है, इसे हम एफपीओ बोलते हैं और एफपीसी भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं आगे बताएँगे। एफपीओ और एफपीसी के गठन के लिए जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको हम भेज देंगे, तो वो कंपनी एक्ट में गठन आपका कर देगा। जो एफपीसी बनाएँगे वो कंपनी एक्ट में होगी और अगर एफपीओ का गठन करते हैं तो वो कोऑपरेटिव अ, एक्ट में होगा। एफपीसी अधिकतर लोगों ने एफपीसी ही बनाई है क्योंकि इसमें एक तो डॉक्यूमेंटेशन सरल है, दूसरा हमें जो काम करने के लिए जो लाइसेंस है वो जल्दी मिल जाते हैं, तीसरा किसी का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट या लाइन डिपार्टमेंट का ज़्यादा नहीं होता है, स्वतंत्र है। तो एफपीसी के लिए हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट उन्हें भेज देते हैं। भेजने के बाद में जब आपका एफपीसी का वो गठन करेगा, तो आपसे पूछेगा कि आप अपने एफपीओ का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो ये भी हमें सोच के रखना है कि हमारी जो कंपनी का हम गठन कर रहे हैं, उसका हम क्या नाम रखें। कभी-कभी ये होता है कि आपने सोचा कि हम अपने एफपीओ का नाम अ, श्री कृष्णा एफपीओ रखना चाहते हैं। अगर वो आरओसी में नाम पहले से दर्ज है या किसी का बना हुआ है,
तो वो आपको उसका नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर आपको दूसरा नाम सोचना होगा। ऐसे आप 3-4 नाम सोच के रखें, जो आरओसी की फाइलिंग में या एमसीए पोर्टल पे अगर खाली होगा, तो वो उसके नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 3-4 नाम हम पहले से सोच के रखेंगे, हमें अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। इसके बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने नियुक्त किया है सीए, वो सभी आपको भेज देगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ईओए हो जाएगा, एमओए हो जाएगा, कंपनी का पैन कार्ड हो जाएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको वो भेजेगा। भेजने के बाद में आपको रिसीव जैसे हो जाए, होने के बाद में आपका पहला काम ये है कि आप अपनी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएँगे। कंपनी का जीएसटी जब बन जाएगा, आपने अप्लाई किया, 8 से 10 दिन का समय लगता है, जीएसटी अप्लाई हो गया और जीएसटी जैसे ही बन के आ जाएगा, तो आपके पास में एक जीएसटी हो गया, आपके पास पैन कार्ड हो गया। अगला स्टेप जो आपका होगा, वो होगा बैंक में आपको अकाउंट खोलने। आप बैंक में जाएँगे, आप सारे डॉक्यूमेंट लगाएँगे, जीएसटी नंबर देंगे और अपना कंपनी का पैन कार्ड देंगे, तो आपका करंट अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ही करंट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट के बाद में आपको फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको अपना एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि विभाग की जितनी भी स्कीम है, उन योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। आपने एफपीओ का गठन कर लिया, आपका एफपीओ चल रहा है और चलने के बाद में अगर आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो जो विभाग की योजनाएँ हैं, वो आपको लाभ नहीं मिलेगा उनसे। क्योंकि उनके विभाग में रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक विभागीय पोर्टल है, जिसे हम शक्ति पोर्टल बोलते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, फिर इसके बाद शक्ति पोर्टल पे आपको सारे किसानों की डिटेल्स, एफपीओ की डिटेल्स आपको उस पे अपलोड करनी है, ताकि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का जो ध्येय है कि हमारे देश में कितने एफपीओ बन गए, उसकी सूचना एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टम से उनको मिल जाए। जब आप शक्ति पोर्टल में दर्ज करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें भी एक प्राथमिकता ये है कि अगर आपके 50 शेयर होल्डर हैं, तभी आप शक्ति पोर्टल पे अपनी जो सूचना है वो अपलोड कर पाएँगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी बनाना, जीएसटी के बाद में अकाउंट खोलना, अकाउंट खोलने के बाद आपको तुरंत अपने एफपीओ में कम से कम 50 किसानों को जोड़ना अति आवश्यक होगा। अगर आपके 50 किसान नहीं हैं, आप नहीं जोड़ पाए, अपने शेयर होल्डर नहीं बना पाए, तो आप शक्ति पोर्टल पे एलिजिबल नहीं होंगे अपनी सूचना डालने के लिए। तो आपको तुरंत 50 किसानों को अपने एफपीओ जोड़ना पड़ेगा और उनको पास 3 देना पड़ेगा, यानी उनके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो जब 50 किसान हो गए, एफपीओ का ऑफिस बन गया, उसका अकाउंट खुल गया, इसके बाद में आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराएँ और शक्ति पोर्टल पे अपनी सारी जो सूचनाएँ हैं, वो अपलोड कर दीजिए। अब क्या होगा, अब जैसे ही स्कीम कोई भी आएगी, तुरंत शक्ति पोर्टल के माध्यम से आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि पोर्टल खुल गया है, आपको फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग, सीड प्रोडक्शन, क्लस्टर प्रोडक्शन या क्लस्टर के लिए चयन करना, ये सारी जो स्कीम है, उनका अपडेट जो है आपके मोबाइल पे आना शुरू हो जाएगा। तो विभाग में आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। ये तो हो गया हमारा जो अ, सेल्फ हमने प्रमोट किया है, उसमें ये इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत एफपीओ आपने गठन किया है या आपको टारगेट मिला है कि हमें एक एफपीओ का गठन करना है अपने ब्लॉक में, तो इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है कि जब हमारा गठन होगा, गठन के पहले शुरू में क्या होगा कि डिपार्टमेंट एक डीएमसी बुलाती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं।
माननीय जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा और इस बैठक का जो सचिव होगा, जो योजना का जो नोडल अधिकारी है, वो डीडीएम नाबार्ड है। जिला अधिकारी रहेंगे, डीडीएम नाबार्ड रहेगा। इसके अलावा हमारे जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, सभी डिपार्टमेंट के, और वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि फला ब्लॉक में सरकारी जो एफपीओ है, यानी सरकारी स्कीम के तहत जो एफपीओ है, उसका गठन किया जाना है और उसे संचालन किया जाना है। तो उसमें डीएमसी में ये फाइनल किया जाएगा कि उस ब्लॉक में किस क्रॉप के लिए ये एफपीओ का गठन किया जाए। आपके ब्लॉक में कौन सी अच्छी फसल होती है, ताकि एफपीओ बनने के बाद में हम उस फसल पे काम करें, उस फसल के वैल्यू एडिशन पे हम काम करें और उस ब्लॉक में उस फसल को हम ज़्यादा विस्तार दे सकें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो डीएमसी में फाइनल होगा कि फला ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन किया जाना है, जो भारत सरकार की योजना के तहत है। इसमें फला क्रॉप का इसमें चयन किया गया, जो हमारी प्राथमिक क्रॉप है। मान के चलिए कोई ब्लॉक आपका रामपुरा है और रामपुरा में बहुत अच्छी हरी मटर होती है, तो वहाँ के किसान भाइयों को आप हरी मटर पे आप बिजनेस कराएंगे, प्रोसेसिंग कराएंगे, तो वहाँ की जो प्राथमिक क्रॉप हो गई है, वो होगी हरी मटर। इसके साथ में एक सेकेंडरी क्रॉप भी वहाँ पे दी जाती है कि भाई दूसरे मौसम में, यानी खरीफ मौसम में वहाँ पे कौन सी क्रॉप अच्छी रहेगी। तो आप दूसरी एक क्रॉप ले सकते हैं, जैसे वहाँ पे मूंगफली बहुत अच्छी होती है, अगर उर्द मूंग अच्छी हो सकती है, या इसके अलावा वहाँ पे मिलेट्स की अगर फसलें हैं, तो एक खरीफ की भी फसल आप डाल सकते हैं। तो एक तो रबी की फसल हो गई और दूसरी एक खरीफ की फसल हो गई। तो एक प्राथमिक हो गई, एक सेकेंडरी हो गई, 2 क्रॉप आपने ले ली और अब आगे चल के जो आप बिज़नेस प्लान बनाएँगे, वो इसी क्रॉप पे बनाएँगे। तो ये उनकी प्राथमिकता होती है कि भाई पहले से फसल का डिसाइड करना है, उस पे बिज़नेस प्लान बनाना है, उस बिज़नेस प्लान को आपको सीबीबीओ के माध्यम से और आपको जिस संस्था के आप एफपीओ बन रहे हैं, एसएफएसी है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है या अदर जो हमारी संस्थाएँ हैं, उसको आप सबमिट करें। तो ये उनका प्रोसेस है गवर्नमेंट का। लेकिन आप खुद का अगर बनाते हैं, सेल्फ प्रमोटेड अगर आपका एफपीओ है, तो आप उसमें आपको क्रॉप का चयन नहीं करना है, ना ही उसमें ये बाध्यता होगी कि आप किस फसल में आप इसमें देंगे। दूसरा, आप अपने एफपीओ में एक क्रॉप के अलावा अदर एक्टिविटी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका एफपीओ है, वो कंपनी एक्ट में है, आपकी एक कंपनी बन गई है और आपकी कंपनी स्वतंत्र है बहुत सारे काम करने के लिए। तो ये उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम में आप बनाएँगे, उसमें एक बॉन्डिंग होगी, एक अनुबंध होगा कि जिस क्रॉप का डीएमसी में चयन हुआ है, उसी क्रॉप पे आपको बिज़नेस प्लान बनाना है और बिज़नेस प्लान बना के आपको जो अपलोड किया गया है, उसी बिज़नेस प्लान को आपको एक्टिव करना है। अब बात ये आती है कि जो हमारा सेल्फ प्रमोटेड है और गवर्नमेंट की स्कीम में बना हुआ है, उसमें फ़र्क क्या है? फ़ायदा क्या है हमें, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम में हैं? गवर्नमेंट स्कीम में केवल इतना सा फ़ायदा है, आपको बता दें, कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है कि लोग बाग गवर्नमेंट स्कीम के पीछे पड़ते हैं और फिर रोज़ आपको बोलते हैं कि भाई हमें जोड़ लीजिए या हमारे ब्लॉक में एक एफपीओ और बना दीजिए। गवर्नमेंट स्कीम में अगर चयन आपका हुआ है और एफपीओ बना है, तो इसमें केवल ये है कि आपको एक तो ऑफ़िस जो बनाएँगे आप, उस ऑफ़िस का रेंट मिलेगा। रेंट आपको ₹4000 प्रति माह मिलेगा और 1000 आपको बिजली का बिल मिलेगा। तो ₹5000 का तो ये स्वार्थ हो गया कि भाई ₹5000 महीना हमें मिलेगा और हम अपना ऑफ़िस का खर्चा चलाएँ। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम में फ़ायदा ये होता है कि आपको 2 एम्प्लॉयी रखे जाएँगे, एक वहाँ कंपनी का सीई होगा, जिसे हम चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर बोलते हैं। दूसरा, एक कंपनी का अकाउंटेंट होगा। ये 2 एम्प्लॉयी हमें गवर्नमेंट इनकी सैलरी देगी कि इनका आपको चयन आप ही को करना है, सीबीपीओ और आपका एफपीओ मिलकर इनका नियुक्ति करेगा और नियुक्ति के बाद में जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देगी। तो आपको 2 बंदे मिल गए, एक तो आपका अकाउंटेंट हो गया, लेखा-जोखा रखेगा कंपनी का, पूरा मेंटेन करेगा डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका सीओ हो गया, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
जो कंपनी के लिए बिजनेस प्लान बनाएगा, कंपनी के शेयरधारकों को जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ-साथ में जो डीएमसी है और प्रशासनिक की जो मीटिंग है उसको अटेंड करेगा। तो एक वो काम करने वाला हमें बंदा मिल जाए। तो ये 2 लोग वहाँ से मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको और कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा अगर सरकारी और प्राइवेट है। केवल इतना ही फ़ायदा है कि ऑफ़िस का रेंट, बिजली का बिल और 2 जो लड़के हैं उनकी वेतन हमें गवर्नमेंट देगी। अगर आप सेल्फ प्रमोटेड करते हैं तो ये इतना खर्चा नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको। तो बात ये आती है कि इक्विटी ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको बता दें कि भारत सरकार एक एफपीओ को जो इक्विटी ग्रांट दे रही है, वो आपके जो शेयर होल्डर हैं, उन पे डिपेंड करती है कि आपके एफपीओ में कितने शेयर होल्डर जुड़े हैं। शेयर होल्डर जोड़ने के लिए भी इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा बाइफरकेट किया है। जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में अ, एक एफपीओ में कम से कम हमें 300 किसानों को जोड़ना है। मेरा जी वीडियो बंद कर लो प्लीज। और जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर एक एफपीओ में कम से कम 100 किसानों को जोड़ना है। ये गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर हम मैदानी क्षेत्र में प्लेन एरिया में निवास करते हैं तो आपके एफपीओ में कम से कम 300 किसान होंगे और अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे 100 किसान हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब ये जो 300 किसान हैं, इन 300 किसान पे जो इक्विटी ग्रांट आपको कितनी मिलेगी? इसमें निर्धारित है कि एक किसान जो है आपका यानी जो एक शेयर होल्डर है, उस पे अधिकतम 2000 रुपए इक्विटी ग्रांट गवर्नमेंट देती है। तो आप मानिएगा कि आपके एफपीओ का गठन हो गया, 300 किसान आपके जुड़ गए हैं और 300 किसान ने 2-2 हज़ार रुपए जमा किया, तो आपका हो गया 6 लाख रुपए। तो 6 लाख आपका हो गया और इक्विटी ग्रांट 6 लाख सरकार दे देगी आपको। ये जो इक्विटी ग्रांट है ये अभी तक ये था कि दोनों एफपीओ को मिलता था, जो हमारे सेल्फ प्रमोटेड है उनको भी दिया जाता था और जो गवर्नमेंट की है उनको भी दिया जाता है। लेकिन अभी थोड़ा-सा इस बार बजट का अभाव था और अभी बजट ना होने के कारण एसएफएसी ने जो सेल्फ प्रमोटेड एफपीओ है उनको ग्रांट देना अभी बंद किया है। हम ये ना बोले बंद किया है, बस अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है कि अभी फंड अवेलेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती है तो फिर हम इनको भी इक्विटी देंगे। तो उनको भी वही मिल जाएगा 6 लाख और 6 लाख के लिए। अगली साल आप अपने एफपीओ में 300 किसान और जोड़ सकते हैं, तो 600 किसान हो। तो 600 किसान ने अगर आपके 600 जुड़ गए हैं, 2-2 हज़ार जमा किया है, तो आपका 12 लाख रुपए हो गया। अगली साल आप 150 और जोड़ सकते हैं, तो 750 हो गए। तो 750 पे अगर 2-2 हज़ार किसान ने दिया तो 15 लाख रुपए हुए। अब इस 15 लाख से ज़्यादा सरकार नहीं देती है, 15 ही मिलेगा। और इसमें एक और है, अगर सारे किसानों ने 1-1 हज़ार रुपए दिया है, 2-2 हज़ार नहीं दिया है, तो 7.5 लाख ही हुआ। तो सरकार 7.5 देगा आपको। यानी सीधा-सीधा है, एक किसान पे अधिकतम 2,000 रुपए इक्विटी मिलेगा और अगर किसान भाइयों ने 500 रुपए से शुरू किया, तो फिर जितना आपका इक्विटी है उतना ही गवर्नमेंट देगी। तो अभी सेल्फ के लिए भी सरकार दे रही थी और गवर्नमेंट की स्कीम के लिए दे रही थी, लेकिन अभी सेल्फ के लिए रोक दिया गया। अभी इसके गवर्नमेंट के लिए ही फंड अवेलेबल है तो उनको दे रही है। तो यहाँ तक तो हो गया। जी, बताइए। कुछ नहीं सर, वो कुछ माइक खुल गया था। हाँ, क्वेश्चन किसी का होगा तो हम बाद में ले लेंगे। तो ये तो फंड वाला हो गया। अब इसमें बात आती है कि हमें इसका रख-रखाव कैसे करना है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट होंगे और इसके अलावा हमारा जो एफपीओ है उसको प्रॉपर संचालन कैसे करना है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अभी सरकार ने बहुत सारे एसएचजी बनाए हैं और शुरू से स्वयं सहायता समूह बना रही है सरकार। एसएचजी का गठन होता है, पंजीकरण होता है और इसके बाद में एसएचजी चलता है खाता खोल। ऐसे ही एक एनजीओ होता है, एनजीओ का गठन हो गया, बना लिया, खाता खोल लिया और आपका चलेगा। लेकिन एफपीओ कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आपको आरओसी फाइलिंग करानी होगी, यानी आपको बीच-बीच में आपकी अगर जो कंप्लायंसेस है उनका अगर फाइलिंग नहीं किया तो इसमें 1000 से लेके और 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है।
अगर कोई फाइलिंग टाइम से नहीं हुई, छूट गई और आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें बड़ी लंबी पेनल्टी लगती है। तो एफपीओ तो बना लिए लोगों ने, लेकिन हकीकत ये है कि बनाने के बाद में उनका संचालन ठीक से नहीं हो रहा, या संचालन हो रहा तो उनका उद्देश्य, जैसे पिछली मीटिंग में हमारे एक भाई ने सवाल रेज किया था कि उनका केवल उद्देश्य ये है कि सरकार का हमें ग्रांट लेना है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फार्म मशीनरी बैंक लेना है, ट्रैक्टर के साथ में और यंत्र, इसके बाद कुछ नहीं करना। तो आप लोग बिल्कुल इसमें ना पड़े कि हमने ले लिया और एफपीओ हमारा बना है और रजिस्टरों में बन गया और आपने फाइलिंग नहीं कराई। कभी भी आरओसी आपके खिलाफ पेनल्टी की एक नोटिस भेज सकती है और उतना पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो बनाने के बाद में जो आपको फाइलिंग करना है, जो आपको प्रपत्र रखना है, अभिलेख रखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, उनको आप प्रॉपर रखें। उनमें अगर कोई भी लापरवाही की तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो 2-3 चीजें दिखाएंगे कि क्या-क्या उसमें रखना है हमें, रजिस्टर कैसे बनाना है और इसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो किस कैटेगरी के होने चाहिए। इसके बाद में चर्चा करेंगे जो पतंजलि ने 5 एफपीओ बुंदेलखंड में बनाए हैं, उनका भी अभी एक सीन हम दिखाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही क्या हमारी? जी हो रही सर, हो रही। तो ये एफपीओ जो है किसान उत्पादक संगठन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हम सभी जानते हैं। और एफपीसी जो होती है उसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। जो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ प्राथमिक उत्पादकों वाला एक संगठन है। कृषि या गैर कृषि गतिविधियों के लिए उत्पादकों के समूह द्वारा गठित, यानी हमारे कुछ किसान भाई अगर किसान नहीं है और एक्टिविटी करते हैं एग्रीकल्चर की, सर्टिफिकेट लगा के वो भी एक अपना एफपीओ बना सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, यानी शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। किसानों का यह समूह खुद किसानों के हित में काम करता है। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसान निश्चित होकर कृषि कार्यों के साथ साथ अपने हितों की रक्षा भी कर पाते हैं। यानी हमारे जो किसान भाई हैं अगर एफपीओ का गठन कर लिया है तो इसमें जो हमें लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उनकी भी रक्षा कर पाएंगे। अधिकार क्या है? समय से हमें एग्री इनपुट ना मिलना, समय से हमें क्रॉप का बीमा ना मिलना अगर आपका एफपीओ है। अभी देखा कि पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बुंदेलखंड में भीषण बारिश हो रही है और कल क्षतिपूर्ति का मुआयना भी शासन ने किया है। 50% से ऊपर का जो नुकसान के फसलों को हुआ है, इसका जो इंश्योरेंस है वो निश्चित ही गवर्नमेंट किसानों को देगी। जिन किसान भाइयों के क्रेडिट कार्ड हैं, जिसे केसीसी बोलते हैं, अगर वो है तो निश्चित है उनका 31 जुलाई के पहले पहले इंश्योरेंस की किस्त कट। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो किसानों को बीमा नहीं देती हैं या भटकाती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। तो अगर आपका एफपीओ है, आपके पास में संगठन है, 300 किसान है, तो आप शासन प्रशासन में अपनी बात रख सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। छोटे किसानों को शुरू से लेकर अंत तक सहायता और सेवाएं प्रदान करना और तकनीकी सेवाएं, विपणन, प्रसंस्करण और कृषि जो उपादान है उनके पहलुओं को कवर करता है। यदि आप एफपीओ है, आपके पास में संगठन है आपका, तो इसमें जो हमें सेवाएं प्रदान करना है किसानों को, वो साथ ही साथ में हमारा जो मार्केटिंग और प्रसंस्करण का काम है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। सदस्य किसानों के लिए एक सामूहिक एग्रीगेटर के रूप में हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनपुट से लेकर आउटपुट तक शामिल है, जो सदस्य किसानों की पैमाने की अर्थव्यवस्था और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है। यदि आपके पास में संगठन है तो एक अच्छा मार्केट में आप अपनी बात रख सकते हैं और एक अच्छा मार्केट आपको मिल सकता है।
निर्माता संगठन में शेयरधारक होता है, यानी जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो संगठन के सदस्य, साथ ही साथ में वो हमारे निवेशक भी हैं, यानी शेयरधारक भी हैं। अब बात ये आती है कि इनमें से कौन कौन एफपीओ बना सकता है। किसान भाई जितने हैं वो भी एफपीओ बना सकते हैं। हमारे जो समुद्र के किनारे मछुआरे हैं वो भी एक अपना बना सकते हैं। बुनकर है, जो बुनकर काम करते हैं, पावर हैंडलूम है या उनका जो हैंडलूम पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादक, जो हमारे किसान भाई अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, वो भी अपना एक बना सकते हैं। हथकरघा निर्माता जो लोग हैं वो भी एक अपना एफपीओ बना सकते हैं। ग्रामीण के जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, वो भी अपना बना सकते हैं। तो सरकार ने 10,000 एफपीओ ऐसे ही रखे हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि पूरे भारत में यानी पूरे देश में 10 एफपीओ का गठन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे हमारे देश में 7,500 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन होना है, तो 7,500 तो हमारे वो हो गए। साथ ही साथ उसका जो 25% है 10,000 का, वो अलग रखा है, यानी कि 2,500 एफपीओ। तो 2,500 एफपीओ का बंटवारा हम यहाँ कर सकते हैं। मछुआरे हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, हथकरघा वाले हैं, ग्रामीण कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, या इसके साथ साथ में हमारा जो किसान भाई है गौट्री का काम करता है, बकरी पालन है या बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है, इन पे भी अपना अपना एफपीओ बना सकता है। तो जो 2,500 है उनको यहाँ पे भी बंटवारा किया गया। तो खेती के साथ साथ में जो किसान भाई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी अपना एफपीओ बना सकते हैं। शेयरधारक के जानने योग्य जो कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमारा जुड़ा है किसान समूह में, वो एक संस्था का पदाधिकारी बन सकता है और हमारा संस्था का नियामक है, उसका एक अधिकार है, वो हमारे एफपीओ से ऋण ले सकता है। शेयर पूंजी यानी इक्विटी ग्रांटों से मिल सकती है। साथ ही साथ पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी उसकी भागीदारी है। और वो एक अपनी फाइनेंस डायरी भी बना सकता है कि हमें फाइनेंस कहाँ से मिला, क्या क्या हमें फाइनेंस हुआ, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसके साथ साथ में जो एक्टिविटी है वो फाइनेंस डायरी में अपना मेंशन करें। तो ये उसे जानने योग्य कुछ बातें थी। इसमें एक एसएफएसी के द्वारा जो एफपीओ का गठन किया जा रहा है, उसके लिए आपको बता दें कि जो एफपीसी का समर्थन करने के लिए जिसे हम एसएफएसी बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं छोटे किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, यानी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना जो बनाई है वो एक तो है इक्विटी ग्रांट, दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की है। इस योजना के दो मुख्य घटक हैं। एसएफएसी ने क्या किया है कि दो चीजों में इसको अलग अलग सपोर्ट किया है। जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि इक्विटी ग्रांट और इसके साथ साथ में हमें एक क्रेडिट गारंटी फंड भी देने का काम किया है। इक्विटी ग्रांट स्कीम जो अभी बात हम कर रहे थे कि प्रत्येक पंजीकृत जो किसान उत्पादक कंपनी है, संगठन है, एफपीसी है, उसमें जुटाई गई जो मेंबर्स इक्विटी है, जैसे कि मेंबर्स इक्विटी यानी आपके किसानों से कितना पैसा आया है। आपके अगर 750 किसान है और 750 किसान हमने 3 साल में जोड़े और 750 किसानों ने 1,000 रुपये अपना इक्विटी शेयर जमा किया था, तो 7.5 लाख रुपए हुआ। उस 7.5 से मिलान करने के लिए 3 साल की अवधि के भीतर 2 चरणों में अधिकतम 15 लाख दे सकते हैं। यानी अगर 2-2 हजार रुपए दिया है 750 किसानों ने, 15 लाख हुआ, तो 15 लाख सरकार आपको यहाँ पे देगी। स्पष्ट सामने स्लाइड में देखा है कि हमारा जो मेंबर्स का इक्विटी है उससे मिलान करने के लिए 3 साल की अवधि के भीतर 2 चरणों में 15 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। ये 15 लाख है कि अगर आपके किसानों ने 15 लाख इकट्ठा किया है तो 15 लाख सरकार देती। अगर आपके किसानों ने 7.5 लाख किया है तो वो 7.5 लाख ही देगी। यह एफपीसी के इक्विटी आधार को बढ़ाएगा और कार्यशील जो पूंजी है उसके जुटाने के लिए वित्तीय संसाधनों
संपर्क में सक्षम होगा। यानी आपको 15 लाख अगर मिल गया तो आपका एक तो इक्विटी का आधार बढ़ गया, कार्य आपको एक पूंजी मिल गई जिससे आप एक कार्य कर सकते हैं बड़ा सा, और आप कार्य करने में सक्षम हो। एक तो 15 लाख रुपए इक्विटी से मिल गया। दूसरा, एसएफएसी ने एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया है जिसे हम सीजीएफ बोलते हैं। सीजीएफ द्वारा किसान और उत्पादक कंपनियों को बिना कोलेटरल के, यानी बिना जमानत के, बिना कोई गारंटी दिए आपको ऋण मिल सकता है। इसे बोलते हैं हम सीजीएफ। स्पष्ट आपको बता दें कि अगर आपका एफपीओ बढ़िया चला, डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, सारी चीजें हैं, और आप इसमें सीजीएफ में आप अप्लाई करते हैं ऋण लेने के लिए, तो इसमें आपको कोई भी कोलेटरल नहीं देना है। हम बैंक में जाते हैं, अगर लोन की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, तो बैंक बोलता है कि भाई आप क्या आपके पास में जमानत के लिए है? मकान है, या आपके पास कृषि की जमीन है, या कोई प्लॉट है, उसी पे वो ऋण देता है। लेकिन अगर एफपीओ अप्लाई करेगा ऋण लेने के लिए तो उसे कोलेटरल फ्री कर दिया गया। इसमें एक स्कीम और है, एआईएफ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें भी अगर किसान भाई एफपीओ के तहत एक अच्छा सा प्रपोजल बना के, एक डीपीआर तैयार करके, उनके पास अगर बिजनेस प्लान है और अप्लाई करते हैं, तो एआईएफ स्कीम में आपको 2 CR यानी 2 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट देने को तैयार। ये 2 करोड़ रुपए जो लोन आपको मिलेगा, उसमें आपको 9% इसका इंटरेस्ट रेट है। इस 9% में आपको 6% जो इंटरेस्ट है वो सरकार अदा करेगी, और 3% ही ब्याज आपको देना हो। तो इसके साथ साथ में एआईएफ भी है। 2 करोड़ रुपए तक का जो आपका लोन मिला है उस पर 3% आपको देना पड़ेगा, 6% गवर्नमेंट देगी। तो ये सीधा सीधा इसका गारंटी फंड का था। ऐसे ही नाबार्ड ने भी अपने एफपीओ के लिए कुछ काम योजना बनाई है। नाबार्ड ने क्या किया है, नाबार्ड ने उत्पादक संगठनों के समर्थन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक कोष रखा हुआ है, जिसे पीओडीएफ बोलते हैं। इसे बोलते हैं उत्पादक संगठन विकास कोष, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड जो है, वो एक 50 करोड़ का अलग बजट बनाया है अपने एफपीओ के लिए, कि अगर हमारा एफपीओ कुछ काम करता है तो उसके लिए एक अलग कोष बना दिया है। इसकी स्थापना की है। पीओडीएफ का उपयोग ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, और इसके लिए क्षमता विकास और सुधार करने के लिए, बाजार से जोड़ने के लिए, एफपीओ या एफपीसी के को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। फंड का उद्देश्य उत्पादक संगठन की एंड टू एंड आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उनकी स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है। यानी सीधा सा कहने का मतलब यह है कि नाबार्ड ने जितने एफपीओ बनाए हैं, या जो नाबार्ड की एफपीओ है, नाबार्ड ने अपना 50 करोड़ रुपए तक का एक कोष बनाया है उनको लोन देने के लिए। यानी सरकार के बजट से कोई लेना देना नहीं है, उसने अपना स्पेशल एक कोष बना लिया है कि जो नाबार्ड की एफपीओ है, अगर नाबार्ड से अगर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, डीपीआर सबमिट करते हैं, तो वो उनके लिए सुरक्षित कोष है। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, एसएफएसी ने अपना 2 जगह इन्होंने अपना किया, एक तो इक्विटी ग्रांट का, दूसरा क्रेडिट गारंटी फंड। ऐसे ही नाबार्ड ने अपना बनाया। एक आपको बता दें, सेंट्रल बैंक ने भी एफपीओ के लिए एक सुविधा रखी हुई है, एक फंड बना के रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एफपीओ और एफपीसी को 5 करोड़ रुपए तक की एक टर्म लोन की स्कीम जारी की है। अगर आप सेंट्रल बैंक में खाता है और एफपीओ आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे 5 करोड़ तक का उन्होंने फंड किया है टर्म लोन के लिए, जो ऋण अगेंस्ट आपको रिसीवेबल प्रदान करेगा। अगर आपके आसपास यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक में आपका खाता है, आप यूनियन बैंक से जुड़े हैं, तो उन्होंने भी अपने एफपीओ के लिए कुछ स्पेशल रखा है। वो क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निवेश के उद्देश्य से टर्म लोन, कार्यशील पूंजी जिसे हम बोलते हैं, वो 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए तक का एक ऋण एफपीओ और एफपीसी को दिया जाता है उनके यहाँ से। तो आप किस कैटेगरी में है, आपका एफपीओ का खाता किस बैंक में है, आप किस संस्था से जुड़े हैं, ये उनके लिए अलग अलग ये था कि हम उसको कैसे कैसे सहायता प्रदान करेंगे। अब ये आता है कि वित्त पोषण के साधन क्या है।
एक तो सरकारी अनुदान आपको मिलेगा, आपका एफपीओ शुरू में है, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ और अनुदान वहां से मिलेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपकी जो शेयर पूंजी है उसको आपको कलेक्ट करना है, उसको उगाना है। तीसरा है दीर्घ अवधि कर्ज या शेयर जारी करना। जब आपका एफपीओ का गठन हो गया और आपका एफपीओ बन गया तो एक दीर्घकालीन लोन भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने एफपीओ को चला सकते हैं, अपनी कंपनी को चला सकते हैं। अभी आता है एफपीओ बन गया, एफपीओ आपको क्या क्या सेवाएं प्रदान करेगा, उससे लाभ क्या होगा। किसान भाइयों ने एफपीओ तो बना लिया है, इसमें आपको लाभ क्या होगा। ये किसान के जो शेयर धारक होते हैं वो बाद में यही क्वेश्चन करते हैं अपने डायरेक्टरों से कि हमने बना तो लिया, अब हमें इसमें मिलेगा क्या। एक तो इनपुट की आपूर्ति सेवा, यानी जो एग्रीकल्चर इनपुट है वो आपको एफपीओ के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि एफपीओ बनने के बाद एग्री इनपुट की सप्लाई के लिए खाद बीज और दवा का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया सरकार ने। ये आपको बनवाना ही बनवाना है। साथ ही चौथा लाइसेंस आपको मंडी का भी बनवाना पड़ेगा, तो एक मंडी में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मार्केटिंग सेवाएं तथा भंडारण, आप अपने एफपीओ को मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं और इसके साथ साथ में आप भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर जो आपको बनाना है उसका भी सहयोग करेगा। इनाम और एनसीडीसी सेवाएं, अगर आप अपने माल को ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं तो आपको इनाम का लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इनाम के माध्यम से आप अपने एफपीओ के सदस्यों को जोड़ सकते हैं और उन्हें एक अच्छा बाजार दे सकते हैं। तकनीकी और नेटवर्किंग सेवाएं, आपको जो टेक्निकल जानकारी है वो भी एफपीओ के माध्यम से मिलेगी। आपको जनसेवा केंद्र या डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ नेटवर्किंग सेवाएं हम अपने एफपीओ के सदस्यों को दे सकते हैं। बीमा सेवाएं, अगर आपने बीमा कराया है एग्रीकल्चर का, नहीं कराया है तो आप एफपीओ के माध्यम से भी करा सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार के बीमा है। पहले हमने बताया था जिन किसान भाइयों की केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब केसीसी बनता है तब एक फॉर्म होता है, उसमें ऑलरेडी सबमिशन ये होता है कि आपका हर साल हम बीमा की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो काट लेंगे, तो वो अपने आप उनका बीमा हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनके केसीसी नहीं, वो अपना व्यक्तिगत बीमा करा सकते हैं फसल का। तो अगर आप एफपीओ से जुड़े हैं तो ये बीमा सेवा भी आपको लाभ यहाँ से मिलेगा, या एक हम समूह में पूरा अपना करा सकते हैं। खरीद और पैकेजिंग सेवा, अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो इसमें पैकेजिंग की जो सुविधा है वो हमारे एफपीओ एक साथ कर सकता है और सारे किसानों का जो माल है वो एक ही पैकिंग में मार्केट में उपलब्ध करा सकता है। कस्टम हायरिंग सेवा केंद्र, आपको बताया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 15 लाख रुपए तक का अनुदान दे रहा है कस्टम हायरिंग को। इसमें यंत्र होंगे, कृषि यंत्र होंगे, साथ ही साथ आपको एक ट्रैक्टर भी मिलेगा जो 80% सब्सिडी पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उपलब्ध करा रहा है। 20% आपको देना पड़ेगा, यानी 15 लाख रुपए का एक कस्टम हायर सेंटर आपने लिया है तो उसमें 3 लाख रुपए आपको देना है, 12 लाख रुपए सरकार देगी। तो ये आपको कुछ सेवाएं हैं जिसे एफपीओ आपको प्रदान कर सकता है। उनको एफपीओ कुछ इसमें चुनौतियां जो आती हैं बीच बीच में, वो क्या है। एक तो किसान भाइयों को व्यवसाय की समझ नहीं है, इसीलिए हमने एक सीओ को रखा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है जिससे हम जुड़े हैं, ताकि वो हमारे एफपीओ को एक बिजनेस की समझ दे, व्यापार कैसे करना है, व्यवसाय कैसे करना है। किसानों ने बना तो लिया, लेकिन अब उन्हें आगे बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं। एक चुनौती यह है कि हमारे एफपीओ के पास में पूंजी नहीं, उस पूंजी को हम कहाँ से अर्जित करें, तो ये एक बड़ी चुनौती है। अगला एक और इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो प्रबंधन क्षमता का अभाव, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी हमारे पास में नहीं है, जिसे हम प्रबंधन क्षमता बोलते हैं। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से हम ट्रेनिंग का काम लेते हैं, ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है वो हमें मिलते रहते हैं। तो ये एक हमारे पास में ये ब्लैक पॉइंट है। दूसरा है ऑनरशिप और कंट्रोलर्स, यानी स्वामित्व और सुचारू संचालन।
बना तो लिए लेकिन हमारा प्रॉपर संचालन नहीं हो पा रहा है। अगली चुनौती इसमें देखने को ये मिली है कि जो व्यवसाय योजना है उसका अभाव है, ऐसा कोई बिजनेस प्लान हमारे पास नहीं है और इसकी जो वृद्धि के अवसर है उनका दोहन ना कर पाना। अगर कोई अवसर मिलता है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से कैट नहीं कर पाते। वैधानिक जो कंपनी अनुपालन ना कर पाना यानी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, जो बताया था कि बना तो लिया लेकिन हम फाइलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लायंसेस को हम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में बहुत सारे एफपीओ पे पेनाल्टी भी लगी है कि आपने टाइम से फाइलिंग नहीं की है तो आपको ये इसका पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो ये एक समझ हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है इसमें व्यापार योजना और स्केलिंग के अवसर। तो व्यापार योजना बनाना और हमें इसको कैसे इसकी बिजनेस प्लान बनाना है, स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, उसकी भी अभी हमें थोड़े पास में समझ नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। विपणन क्षमता का अभाव, जो हमारा डिफिशियंसी है मार्केटिंग की, वो मार्केट एक प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बिजनेस बन गया है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो ये एक कुछ चुनौतियां हैं, ये सभी एफपीओ को या सभी एफपीओ में देखने को मिली। एक और छोटी सी स्लाइड है जो आपके काम की है। जो फाइलिंग की हम बात कर रहे थे कि आरओसी में हमें कौन कौन से फार्म भरने हैं टाइम से, अगर हम टाइम से नहीं भरेंगे तो फिर उसमें हमें पेनल्टी लगती है। एक तो MBP1 और DIR8, ये वित्तीय वर्ष की पहली बोर्ड की जो बैठक है उनके जो डायरेक्टर है उनके द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक जो डिस्क्लोज है उनको भर के जमा करना है। दूसरा जो हमारा है वो है इसमें MGT7, ये फार्म हमें टाइम से करना है। जो हमारा एनुअल रिटर्न होता है, AGM एनुअल जनरल मीटिंग जो आयोजित की गई है या जो हुई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर MGT7 हमें फाइल करना पड़ेगा। एक AOC4, अगर हमारी जो मीटिंग हुई है AGM, उसको AGM आयोजित होने के 30 दिन के भीतर इसको हमें जमा करना पड़ेगा। DPT3 हर साल 30 जून को या उससे पहले इसको हमें भरना पड़ेगा। एक है DIR3 KYC, हर साल हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको 30 सितंबर के पहले पहले सभी डायरेक्टरों की KYC होनी ही है, साल में एक बार। एक MSME फर्स्ट जो है वो यह अर्धवार्षिक विवरण प्रणाली है जिसको हम संबंधित दाखिल करते हैं। अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से अगर MAC में हमें इंटर होना है तो अप्रैल से सितंबर के लिए 30 अक्टूबर को या उससे पहले पहले हमें इसको फाइल करना पड़ेगा। अक्टूबर से मार्च के बीच में अगर MAC में रजिस्ट्रेशन है और हम कोई काम कर रहे हैं तो 30 अप्रैल के भीतर भीतर हमें इसको करना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद में लगा होगा ये तो बड़ा टिपिकल काम है, इसको कौन करे, कैसे करे, और इतनी अगर हम ये कहानी सुना दें किसानों को तो वो एफपीओ ही नहीं बना। ये आपको नहीं भरना है, जो आपका ये जो चार्टेड अकाउंटेंट्स ये है, ये उसकी ड्यूटी है, ये वो भरेगा। हमें उससे बीच बीच में पूछना है कि भाई हमारी फाइलिंग होगी या नहीं, तो बोलेगा हाँ हो गई। ये उसका काम है, ये वो सपोर्ट करेगा क्योंकि वो आपको साल में एक बार आपसे कंप्लायंस की फीस लेता है। केवल बताने का उद्देश्य था, इसको सुन के हमारे किसान भाई के दिमाग में आएगा ये तो बड़ा टिपिकल काम है। तो ये जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका काम है, लेकिन हमें समझना है कि इतनी फाइलिंग वो करता है। इसके अलावा एक और स्लाइड है ये, आपने कोई इवेंट किया है या कोई बदलाव किया है उस पे उसके अनुपालन में भी हमें बहुत सारे फार्म भरने पड़ते हैं। जैसे आपका कार्यालय कहीं किसी गांव में है, आप उसको बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं पंजीकृत कार्यालय को अपनी कंपनी का, तो INC-22 आपको फाइल करना पड़ेगा। इस तरह के बदलाव जो है वो अगर जब आप मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग हुई है और आपने बदला या आपने चेंज किया तो 15 दिन के अंदर अंदर ROC में फाइलिंग होगी INC-22, ये आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं दोगे तो आपका जो एड्रेस है वो कंपनी का वही शो करेगा जो पुराना है।
जो हमारे निदेशक हैं, जो जैसे केएमपी में परिवर्तन उन्होंने किया है DIA 12 में, तो इस तरह के बदलाव की तारीख भी 15 दिन है। जो बदलाव आपने किए हैं उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। अगर आपके जो अधिकृत शेयर पूंजी है उसमें बदलाव किया है, कोई चेंज किया है, तो SH7 जो फॉर्म है वो साधारण संकल्प पारित करके और 30 दिन के अंदर अंदर आपने, जैसे आपका पूंजी में है, पहले 1000 दे रहे थे, बाद में 2000 कर दिया, या 2000 दे रहे थे, बाद में 1000 किया, तो आपको जो भी परिवर्तन किए हैं आपने उसको 30 दिन के अंदर आपको ROC करनी पड़े। आपको संकल्प जो रेगुलेशन है उनमें कोई चेंज किया और समझौते में कोई दाखिल करना है, जो आपके कहीं MOU है उनमें आपने चेंज किया, तो MGT 14 आपको फाइल करना पड़ेगा, जो साधारण विशेष संकल्प पारित करने के यानी 20-30 दिन के अंदर, 1 महीने में आपको MGT फाइल करना पड़ेगा। आपका चुकता शेयर पूंजी में वृद्धि, जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें अगर वृद्धि किया है, या उनको जो शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हो पास 3 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आवंटन की तिथि के 15 दिन के अंदर अंदर से आपको अपने पोर्टल पे सबमिट करना है। इसके साथ में जो नेक्स्ट है सुरक्षित उधार में परिवर्तन, यानी आपको जो आपने कहीं से क्रॉसिंग किया है तो उसमें बदलाव किया है, बदलाव में अगर आपने किया है तो CHG1 एक फॉर्म है, उसे आपको अपने उधार के निर्माण में संशोधन संतुष्टि के अंदर 30 दिन के अंदर फाइल करना है। तो ये भी काम उसी का है जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा है, केवल आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आपने परिवर्तन किया है, चेंज किया है, कागजों में बदलाव किया है, एड्रेस में बदलाव किया है, आपने MOU किया है उसमें अगर कोई चेंज किया है, तो वो उस फॉर्म के अगेंस्ट एक इन्फॉर्मेशन ROC को जाएगी और वो पोर्टल पे चेंज हो जाएगी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला एक स्लाइड और काम की है, वो ये है कि आपको जो रजिस्टर है मेंटेन करना डॉक्यूमेंट एक FPO के लिए, वो कौन कौन होने चाहिए। आपने बना तो लिया, रजिस्टर है, डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर नहीं है, तो इसमें एक तो आपका जो रजिस्टर है मेंबरशिप अगर है, कितने मेंबर हैं उसका प्रॉपर एक रजिस्टर बनेगा कि हमारे FPO में ये मेंबर है, इसका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और पूरा एड्रेस उसका होगा, तो मेंबरशिप रजिस्टर एक होगा। एक हमारा रजिस्टर डायरेक्टर का होगा, कितने डायरेक्टर हैं उनका नाम, पता, एड्रेस, सब सारी चीजें होंगी। एक आपका रजिस्टर बनाया जाएगा जो लोन्स का और एडवांस का होगा, अगर कहीं से लोन लिया है या कहीं से एडवांस लिया है तो उसका एक आपका रजिस्टर बनेगा। एक रजिस्टर जो अभी हम फाइलिंग का बता रहे थे, ROC फाइलिंग का, कौन ROC फाइलिंग कब किया है, किस डेट को किया है, उसकी किसके रिगार्डिंग किया है, तो एक ROC वाला आपका रजिस्टर आपको रखना पड़ेगा। एक रजिस्टर आपके पास में AGM का होगा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में हमारी एक बार होती है, उसका एक अटेंडेंस रजिस्टर होगा। जितने शेयर धारक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने अटेंड किया है, उनका उसमें दस्तखत होगा, उनकी अटेंडेंस लगेगी, साल में एक बार जो मीटिंग होगी। बोर्ड मिनट्स का एक बुक होगी, जो अगर मीटिंग हो रही है उसमें कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने किए हैं तो वो उसमें लिखे जाएंगे। AGM की मिनट्स ऑफ बुक होगी, जो हमारी AGM हुई उसमें क्या क्या बातें हुई, किसने क्या प्रस्ताव रखा, एक उसकी हमें अपनी एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। एक रजिस्टर आपको पास होना चाहिए परचेज, सेल और स्टॉक रजिस्टर, आपने क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, वो आपका पूरा रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट एक होगा आपका जनरल लेजर होगा आपका, वो लेजर मेंटेन हो गया, कहाँ से किसको कितना दिया उस लेजर में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कैश बुक आपको रखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ से कितना हमने खर्च किया, आज कितना हमें इनकम हुई और कितना खर्च हुआ, तो वो आपके पास में कैश बुक मेंटेन हो। तो ये मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट थे जो आपको रखने पड़ेंगे, और ये अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपका एक अच्छा FPO संचालन हम कर सकते हैं। ये जानकारी होना अति आवश्यक है हमारे किसान भाइयों। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी कि FPO संचालन कर रहे हैं, उनके पास में ये सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आ रहे होंगे हमारे किसान भाइयों के, अरे ये तो बताया ही नहीं किसी ने, ये तो रजिस्टर है ही नहीं।
लेकिन एक एफपीओ, अच्छा एफपीओ अगर संचालन कर रहे हैं तो इतने डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने पड़े। ये तो छोटी सी जानकारी थी जो हमें मुख्य जानकारी रखनी है। नेक्स्ट अभी हम बात, अगर टाइम है पवन सर से अनुमति हो तो जो 5 एफपीओ हमने बनाए हैं उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। अगर इस बीच में किसी का क्वेश्चन है तो फिर लेने की बात कहें तो आप जैसा आदेश करें वैसे। जी जी पुष्पेंद्र, अभी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और चूंकि अभी आप इधर जाएंगे भी, नर्मदापुरम भी आप जाएंगे, तो उस समय वहाँ पर और डिटेल में चर्चा आपकी हो जाएगी। तो अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, और सब लोग से मेरा अनुरोध है, जो भी प्रश्न है कृपया उनको नोट डाउन कर लें, उनको बातचीत कर लें, और उसके बाद फिर हम एक एक करके चर्चा लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन और ये सत्र केवल एफपीओ के ऊपर ही हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे, जो भी दिन सुटेबल होगा। तो पुष्पेंद्र, आप अपनी बात पूरा करिए, उसके बाद डॉक्टर ऋषि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी बात सुन लेंगे, और भी जो साथी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जी पुष्पेंद्र। थैंक यू सर। एक छोटी सी स्लाइड और है, हम आपको ले चलते हैं। आपको शो हुई, मतलब मुनीलाल जी देख रही है हमारी स्लाइड? जी जी। ये भारत सरकार ने जो स्कीम चलाई है 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन और प्रमोशन वाली, उसमें एक बड़े सौभाग्य की बात है कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी मौका मिला है भारत सरकार के साथ एफपीओ सेक्टर में काम करने का। और भारत सरकार ने हमें 5 एफपीओ इस स्कीम के तहत दिए हैं, और जो 5 एफपीओ हैं वो बुंदेलखंड में मिले हैं। यानी बुंदेलखंड के जनपद जालौन और जनपद ललितपुर में हमने एफपीओ का गठन किया है। 3 एफपीओ जनपद जालौन में मिले हैं और 2 एफपीओ ललितपुर में मिले हैं। तो वो एफपीओ एक अभी हम लोग एंटर हुए हैं, और सभी के सहयोग से पतंजलि की पूरी टीम का इसमें सहयोग है कि हमारे 5 एफपीओ बड़े अच्छे चल रहे हैं। और एक छोटी सी एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारत सरकार की जो 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन और प्रमोशन योजना के अंतर्गत एसएफएसी के सहयोग से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 एफपीओ का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है। जनपद जालौन में 3, जनपद ललितपुर में 2 एफपीओ का गठन पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। एक स्लाइड है जिसमें एफपीओ का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, टोटल इक्विटी कितनी आई है, उसकी जो मेन क्रॉप है वो क्या है, और इसके अलावा कौन कौन सी लाइसेंस बनाए हैं। पहला एफपीओ हमारा कदौरा एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, जो जनपद जालौन में है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका दिख रहा है। एक्ट 2013 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन है। 28/12/2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और अभी तक 324 किसान इसमें जुड़ चुके हैं, और उनकी जो पूंजी है वो 3,34,000 रुपये आई है। 10,000 इसमें एक्स्ट्रा आई है अभी, और किसान नहीं आए हैं, जो हमारे शेयर होल्डर डायरेक्टर उन्होंने दिए है। तो 2024 की जगह 3,24,000 की जगह 3,34,000 इसमें शो हो रही है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो ग्रीन पी है, यानी हरी मटर। आगे चल के हम लोग हरी मटर पर काम करेंगे, प्रोसेसिंग पर काम करेंगे, और हरी मटर से किसानों को एक बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। जीएसटी नंबर इनका बन गया है, फर्टिलाइजर का लाइसेंस बन गया है, सीड का लाइसेंस बन गया है, पेस्टिसाइड का बन गया है, और एसएफएसआई का इनका लाइसेंस बन गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो बंदी छोड़ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है माधोगढ़ में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। ये भी कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन इसका है। इसका जो गठन है वो 30 जनवरी 2023 को हुआ। टोटल किसानों की संख्या इसमें 310 है। जो इक्विटी अभी इनका जमा हुआ है वो 6,20,000 आई है। इसके साथ साथ इनका भी ग्रीन पी है, यानी कि हरी मटर पे ये काम कर रहे हैं। लाइसेंस जैसे दिख रहे हैं इनके सारे बन गए हैं, जीएसटी हो गया, फर्टिलाइजर, सीड एंड पेस्टिसाइड, एसएफएससी का भी लाइसेंस इनका बन गया। कोठौंद फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ये कोठौंद की है, कोठौंद ब्लॉक में इसका गठन किया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 मार्च 2023 को हुआ। टोटल किसानों की संख्या इसमें 318 है।
जो अभी तक इक्विटी आया है वो 6,36,000 इनका आया है। और इनका जो मुख्य फसल है वो एस्गार्ड, जिसे हम कुम्हेड़ा बोलते हैं, और पेठा जो हम खाते हैं वो इसी से बनता है। एक जालौन में एक ब्लॉक है कोठौन और माधोगढ़ के बीच का कुछ एरिया है जहाँ पे एस्गार्ड बहुत काफी मात्रा में किसान उगाते हैं। और जो हम आगरा का पेठा खाते हैं वो एस्गार्ड यहीं से जाता है, कद्दू जो है वो यहीं से जाता है और पेठा आगरा में बनता है, उसके नाम चलता है। तो आगे आने वाले समय में एक अपना ब्रांड हम लोग निकालेंगे और इसमें ही प्रोसेसिंग यूनिट लगा के पेठा पर काम करेंगे। जीएसटी, फर्टिलाइजर, सीड एंड पेस्टिसाइड और एसएफएससी का एफएसएसआई का लाइसेंस इनका बन गया है, सारे कंप्लीट है। व्यक्तिरूप फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी जो एक ललितपुर में बार जो ब्लॉक है उस पर बार ब्लॉक में इसका गठन हुआ है। ये भी सेम एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन इसका है। 11 मार्च 2023 को रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया। टोटल किसानों की संख्या 317 इसमें है। 6,34,000 रुपये इनका इक्विटी आ चुका है। इनका जो मुख्य फसल है वो टर्मरिक और सेकेंडरी तुलसी है, यानी हल्दी पे काम करेंगे यहाँ पे। और आपको बता दें कि जनपद ललितपुर में ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी टर्मरिक को लिया गया। जीएसटी, फर्टिलाइजर, सीड एंड पेस्टिसाइड और जीएसटी, पेस्टिसाइड, सीड और नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है इसको? आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। हाँ हाँ, जरा इनके पुष्पेंद्र, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। पुष्पेंद्र, आवाज नहीं आई आपके, नेटवर्क चले गया बीच में। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। कंटिन्यू। यस सर। हाँ जी, चालू करिए। मेरे ख्याल से जो कॉमन चीजें हैं उसको आप एक बार में बता दीजिएगा, सबको डिटेल आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय भी अब हो गया है, केवल 10 मिनट हमारे पास बाकी है। जी जी। तो ये तो एफपीओ की जो एक नज़र में रिपोर्ट थी, जो हमारे 5 एफपीओ हैं। इसके साथ में अगर हमारे जो किसान भाई एफपीओ बनाना चाह रहे हैं, उनको अगर कहीं पे कोई दिक्कत है या रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है, तो जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था कि हमने जो मिस्टर राम परिजातम है, लखनऊ के एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उनके तहत हमने एक अपना एमओयू किया है कि वो हमारी 5 कंपनियों को सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि वो इस समय लगभग यूपी में और पूरे इंडिया की बात करें तो 3,000 एफपीओ को वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो अगर हमारे किसी किसान भाई को फाइलिंग में दिक्कत है या उनका बिजनेस प्लान अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग तत्पर हैं और उनसे जोड़ने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी को एफपीओ में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मुन्नी लाल भाई ने शेयर किया था कल, आज भी वो कर देंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये ओपन मंच है। जी धन्यवाद पुष्पेंद्र। और मैं इससे पहले कोई प्रश्न आए तो कोई इसमें कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज जोड़नी है, उसके लिए मैं ऋषि वर्मा, डॉक्टर ऋषि वर्मा, अगर आप नेटवर्क में हैं तो आप अपनी बात कहिए, उसके बाद हम एक एक करके प्रश्न ले लेंगे। जी ऋषि। सभी को ओम नमस्कार। आज का जो प्रेजेंटेशन मेरे साथी पुष्पेंद्र जी ने दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एफपीओ
किस तरह से इसको बनाया जाता है और किस तरह से इसको सक्सेसफुल करना है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं और इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं थोड़ा सा इसकी जो वास्तविकता है, ये जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं किसानों की भलाई के लिए, तो इनकी थोड़ा सा जो नेगेटिव साइड, नेगेटिव मत कहिए इसको, मैं नेगेटिव थोड़ा गलत वर्ड यूज किया है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स के, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जब तक हमें उसका एक तो अच्छा पहलू तो सभी को अच्छा लगता ही है, लेकिन जो उसका दूसरी साइड होती है वो क्या है, वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, जिससे कि आगे आने वाले या जो बने हुए संगठन है, एफपीओ है, किसानों से जुड़ी जो भी स्कीम होती है, उसके बारे में दोबारा से हम लोग अवलोकन करके उन बिंदुओं को पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें और हम अपने काम को अच्छे और लाभप्रद तरीके से बढ़ा सकें, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं किसानों के लिए 2 बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार ने शुरू की थी, जिसमें एक था PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें जैविक खेती के बारे में अनुदान दिया जाता है किसानों को कि वो अपने खेतों में जैविक उत्पाद करें और केमिकल आधारित खेती से बचें या केमिकल को कम करें। एक ये प्रोजेक्ट था और वो अभी भी है कुछ स्टेट्स में, कुछ में वो बंद हो चुका है क्योंकि उसका अवलोकन किया गया है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सारी चीज़ों का अवलोकन करके उसको दोबारा से जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी उसको ध्यान देके दोबारा से शुरू किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो एफपीओ है, जिसके बारे में हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। एफपीओ आप सभी जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि विभाग के दूसरे कर्मचारियों के द्वारा शुरू में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और जहां भी टारगेट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उनको बनाना ही है, भले ही वो चले या ना चले, ये मानसिकता जब आ जाती है अधिकारियों में या जो भी संस्था इसमें काम करती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी जो उद्देश्य होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं समझ पाया हूँ, किसानों को अधिकारी ये बताते हैं, भाई आप अपना एफपीओ बनाओ, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और आपको इतनी ग्रांट मिलेगी, 80% मिलेगी, और आपका मकान का किराया मिलेगा, आपके अकाउंटेंट का तनख्वाह मिलेगी, आपके सीईओ की तनख्वाह मिलेगी। लेकिन कोई उनको इस तरह से नहीं बताता कि ये जो कंपनी है ये किसानों के फायदे के लिए। जैसे कि मैं एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ, PKVY इतने साल चला, करीबन 6-7 साल चला है ये प्रोजेक्ट। क्या हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्या वो बता सकते हैं कि उनके बीच में से कोई ऐसा किसान उभर के आया है कि जो जैविक खेती में अपना बिजनेस बढ़ा पाया है? मेरे ख्याल से कुछ होंगे, लेकिन नगण्य हैं वो। जिस तरीके से टारगेट दिए गए थे लाखों करोड़ों फार्मर को ट्रेनिंग देने का PKVY में, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो PKVY से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे सक्षम ऑर्गेनिक खेती के चैंपियन बन चुके हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा ये जो मैं निष्कर्ष अभी पूर्णतः नहीं बता सकता, लेकिन मेरी जो अभी तक समझ डेवलप हुई है, लोग सरकार की द्वारा दिए गए अनुदान को एक तरह से अपना अधिकार समझ बैठते हैं कि ये यार मिलेगा, आगे का काम हो या ना हो, भाड़ में जाए, हमें तो इतना पैसा 15 लाख पे हमारा अधिकार होगा, या हमारे जो अकाउंटेंट होंगे, सीईओ होंगे, हमारे कोई ना कोई भाईबंद जो है उसमें हम उसको चिपका देंगे, किराया हमें मिलेगा ये ऑफिस का। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि भाई जो सब्सिडी आएगी वो भी हम अपने
भाई बंधों को दिलवा देंगे। तो इस तरीके से देखते हुए ज्यादातर एफपीओ, बहुत सारे एफपीओ बन रहे हैं, 10,000 बन रहे हैं, और इस स्कीम से पहले भी एफपीओ बने हैं। उसमें से कुछ ही एफपीओ होंगे, इतने हजारों एफपीओ में से कुछ ही ऐसे चुनिंदा एफपीओ हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जो, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बगैर सरकार के अनुदान के काम कर रहे हैं। उनमें से मैं कुछ जानता हूं, जो हमारे, क्योंकि मैं दिल्ली रूरल एरिया का रहने वाला हूं, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ सब्जी आधारित एफपीओ हैं जो किसी स्कीम में नहीं बने हुए, और वो रोजाना लाखों रुपए की सब्जी का व्यापार करते हैं उस एफपीओ के माध्यम से। और मैं ये और बता दूं कि एसएफएसी और दूसरी नाबार्ड संस्थाएं जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो इन लोगों को जाके खड़ा कर देते हैं कि देखिए जी एफपीओ बहुत सक्सेसफुल है, इनका इतना बिजनेस है। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है किसी को मालूम नहीं होता कि रियलिटी एक्चुअल में क्या है। आप लोग भी जानते होंगे, सभी अधिकारी जितने सरकारी अधिकारी होते हैं वो लोग कुछ हर ब्लॉक में 5-10 ऐसे किसानों को ढूंढ के रखते हैं कि जब भी कोई सेमिनार होती है, जब भी कोई प्रोग्राम सरकार का होता है, मिनिस्टर का होता है, केवल आपको वही चेहरे दिखाई देंगे स्टेज पे या उन मेलों में या उन प्रोग्राम्स में। लेकिन सरकार का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि खाली 2-4 लोगों को ही आगे बढ़ाना है। सरकार के उद्देश्य में कहीं खोट नहीं है। खोट बस ये है कि उसको जो इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले हमारे अधिकारी हैं, संस्थाएं हैं, वो किसानों को इस तरह से चीजें नहीं बताते, तो फिर जो है उसको पूर्ण अच्छे तरीके से उसको लागू भी नहीं हो पाती चीजें, क्योंकि हमारे किसान ये जो बिजनेस चीजें हैं इतनी जल्दी से समझ नहीं पाते, और ना ही उनको ये बताया जाता है। उनको तो बस सब्सिडी, इक्विटी और ये घर का किराया और दो जॉब, यही, इनके अलावा अधिकारी लोग कुछ ज्यादा बताते नहीं हैं। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे जो भी साथी लोग बैठे हैं या हमारे किसान भाई बैठे हैं वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि हमें जो भी एफपीओ बनाने हैं या जो भी संस्थाएं बनानी है उसमें हमें किसानों को ये 2-3 चीजें हटा के, इक्विटी और ये चीजें हटा के उनको रियल बिजनेस के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बताऊं, हमारा एक और हमारे ही किसानों का ग्रुप है, लेकिन वो उन्होंने अपने अलग से एफपीओ बनाया है। आप लोग जानते होंगे नोएडा, नोएडा बहुत ही, जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जिला है, बहुत ही समृद्ध किसान है। तो उनके पास भी एक एफपीओ बनने के लिए आया। उसमें 10 डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर एक लोग सोचते हैं बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट है, लोग जिस तरह से गांव में सरपंच होता है तो लोग सोचते हैं हम जो है डायरेक्टर बन के उसके वो बन जाएंगे मालिक। तो वो 10 हमारे उसमें डायरेक्टर बन गए। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनाई कि हर एक डायरेक्टर जो है 1.5 लाख रुपया देगा। 1.5 लाख का मतलब वो जो है 75 किसान जोड़ेगा। 10 डायरेक्टर, एक किसान, एक डायरेक्टर 75 जोड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं जुड़ते वो हर किसान के नाम से 2,000 रुपया जमा कराएगा, मतलब 1.5 लाख रुपया। तो इस तरह से उन्होंने 15 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, और 15 लाख रुपया इकट्ठा करके अब वो बैठ गए। लेकिन आप ये देखिए उनके पास लेकिन किसान नहीं है। में उन्होंने अपने खातों में जो है 15 लाख रुपया एफपीओ के खाते में डाल दिया है, उनके पास किसान नहीं है। मेरे पास फोन आता है मीटिंग कराने के लिए कि सर आप आइए मीटिंग कीजिए, तो मैं उनको यही चीज बताता हूँ कि आपको किसने कहा कि आप 15 लाख अपनी जेब से जमा करा दो। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें हमें बचना चाहिए। और मेरी तरफ से इतना ही है, जो भी काम करें हम पूरी सत्यता के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, यही मेरा कहना था। इसमें और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ मैंने आया है तो आपके सजेशन वेलकम है। थैंक यू सर। आदरणीय पवन कुमार जी।
हेलो। आवाज नहीं। जी धन्यवाद ऋषि जी, बहुत सुंदर। अभी इस पर हम, मुझे लगता है कि हम इस पर और चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय हो गया है। और तो इस विषय पर हम आगे, ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि हम आगे बातचीत करते हुए को आगे बढ़ाएं। और जो हमारे हैंड रेज्ड हैं उसमें भी अब अगर चर्चा अभी हो सकती है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो विषय अभी लिया है जिसमें एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू हैं, इस पर हमें और विचारों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता, मुझे लगता है कि ऐसा हमें और डिटेल में चर्चा करें। और आने वाले, हो सकता है कि अगले सप्ताह सोमवार, मंगल, बुध, इनमें से किसी दिन हम इस विषय को फिर से लेते हुए समग्र रूप से और एक खुले मन से ये चर्चा करें कि अभी तक के जो हमारे अनुभव हुए हैं उसका क्या प्रभाव रहा है, हमने अभी तक के क्या किया है, कैसे लोगों ने अपनी जो बाधाएं हैं उनको दूर किया है। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एफपीओ के, जो कि बहुत अच्छी तरह से अपनी जो जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे। मुझे एक चीज डॉक्टर ऋषि की बात में ये महत्वपूर्ण लगती है और मेरा भी अनुभव यही है, पुष्पेंद्र जी ने भी जो बात कही है वो तो यह है कि हमारा जो ढांचा है वो तो बन गया है, वो तो सरकार ने बना दिया है, हमने भी उस ढांचे को फॉलो किया है, लेकिन उस ढांचे की जो आत्मा है, वो हमारा उद्देश्य, हमारी मंशा, जब तक के वो स्पष्ट नहीं होगी, जब तक के वो सही नहीं होगी, तो कोई भी ढांचा जो है वो काम नहीं करेगा, कुछ समय बाद वो ढांचा गिरना ही है। तो हमने ये तय करना है कि हमने ढांचा को बनाने के साथ जो उसमें आत्मा भरनी है, वो किस प्रकार से आत्मा को भरा जाएगा, जो कि हमारे उद्देश्यों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से और हमारी मंशाओं के ऊपर काफी हद तक के आधारित होगा। तो इस चीज को लेते हुए मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आवाज है, जो कि हम मंशा जिसको हम कहते हैं, उसको हमारी अगर वो सही है तो उसको लेते हुए हम अच्छी तरह से अपने कार्य को आगे संपादित कर पाएंगे। और इसी चीज को, इस विषय पर ही मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अगले सप्ताह इस विषय पर और बातचीत करें और इस चीज पर अपनी स्पष्टता लाएं और इस समझ को लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अब 8:05 हो गया है और आगे का सत्र के को समापन की तरफ ले जाते हुए हम हमारे जो एडमिन हैं मुन्नीलाल जी और रंजना जी, आप आगे इस चीज को करते हुए इसको समापन की तरफ बढ़ें। जी धन्यवाद। जी सर, अभी समय हो गया है, बल्कि 2 हैंड रेज थे, परंतु जैसा आदरणीय पवन सर जी ने निर्देश दे 8 बजे के पहले हैंड रेज किए थे, क्या उनका सवाल ले या नहीं? मुझे लगता है कि अगले दिन सवाल ले लो मुन्नीलाल जी, सवाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी नर्मदापुरम से, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने अनुमति दी। जी रमेश चंद्र मेहरा जी, सीधा सवाल विषय पर। जी ओम, सदन को नमन। बहुत बढ़िया। मेरे तो एक बहुत छोटा सा ये सवाल था कि जो किसान है वो मतलब क्या दोनों इसमें एपीओ में रह सकता है, शासकीय एपीओ में भी और प्राइवेट एपीओ में? एक। और दूसरा प्रश्न था कि जो पहले से ही ऋणग्रस्त किसान है वो भी इनके सदस्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जी ओम। दोनों में रह सकता है, लेकिन इक्विटी ग्रांट एक ही जगह से मिलेगी। उसे जो सरकार लाभ देगा, 2000 रुपए इक्विटी है, वो एक जगह से ही मिलेगी, भले ही वो एक नहीं 12 एफपीओ में ही बना रहे, लेकिन लाभ उसे इक्विटी का एक जगह से मिलेगा। दूसरा, अगर वो डायरेक्टर है, उसका डिन नंबर है, तो डिन नंबर एक ही रहेगा हर जगह उसका। थैंक यू। और ऋणी किसान रह सकता है, ऋणी मतलब बैंक से अगर ऋण लिया है तब भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम। जी ओम सर, जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद।
मैं पवन जी से सहमत हूँ कि चर्चा इसमें डिटेल में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पुष्पेंद्र जी का और डॉक्टर ऋषि जी का मैं अभिनंदन भी करता हूँ। तो सिर्फ एक बिंदु पे अगली चर्चा होनी चाहिए, बाकी सब के साथ में, कि एफपीओ चाहे प्राइवेट बना हो या गवर्नमेंट का बना हो, और इसी के साथ में जो प्राइवेट कंपनीज बनती है, जैसे अमूल की है, लिज्जत की है, हल्दीराम की है, दिनशा की है, कंपनी 8-10 डायरेक्टर की बनती है और वो फिर हजारों किसान जोड़ते हैं। तो इनके दोनों के वर्किंग में क्या अंतर है और क्या फायदा है, इसके बारे में भी ऋषि जैसा स्टूडियस पर्सन या और भी कोई प्रेजेंटेशन रखता है, चर्चा रखती है, तो हम सबके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही ये ज्ञानवर्धक सेशन रहेगा कि जो कंपनी है या जो अमूल की बात की है, ये कोऑपरेटिव एक्ट में गठन इनका है, और ये जो अभी हमारे एफपीओ बन रहे हैं, ये कोऑपरेटिव एक्ट में भी बन रहा है और कंपनी एक्ट में रखा है। एक बड़ा बिंदु है, एक बड़ा विषय है इस पे। तो आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि कुछ जो इसका विषय विशेषज्ञ होगा, उसके माध्यम से सभी को जानकारी दिलाएं। जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट है उनको रखेंगे, या डॉक्टर साहब दुबे सर का भी बड़ा अनुभव है, या ये सब्जेक्ट डॉक्टर साहब को भी दिया जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। और आदरणीय पवन कुमार जी को सादर धन्यवाद कि आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी को सीधा नर्मदापुरम भेजने का कार्य जो कि आज सूचना प्राप्त हुई है, कल भी मेरी चर्चा हुई थी, तो इसलिए नर्मदापुरम के सभी किसान भाई खूब खुशी मना रहे हैं। जैसे शरद वर्मा जी जैसा बार बार कह रहे थे, और वो जो है प्रसन्न है कि उनके यहाँ बैठ करके आपके साथ सारे किसान विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श नहीं, शरद वर्मा जी का एक एफपीओ उस दिन आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी के कर कमलों द्वारा ही रजिस्टर्ड होगा, ऐसी तैयारी कर ली गई है। तो मैं चाहूंगा कि अन्य किसान जो उत्सुक है नर्मदापुरम के, वो आपका वेलकम करेंगे। और आदरणीय दीपक जी और आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और जो भी टीम हरिद्वार से पतंजलि एफपी से नर्मदापुरम पधार रही है, उन सबका नर्मदापुरम टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। और जो प्रसन्नता की बात है, मध्य प्रदेश शासन भी एक फार्म लैब की शुरुआत 23 सितंबर को करने जा रही है, जिसमें हमारे पतंजलि के ट्रेनर फार्मर डॉक्टर संतोष चौहान महाराष्ट्र से ये सब उपस्थित रहेंगे। तो ये उपलब्धि निश्चित योगाहार पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की है, और हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र जी जैसे योद्धा जो किसानों के लिए लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं, ऐसे कुशल नेतृत्व आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सहित सभी पतंजलि परिवार को मैं योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हम किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और परिणामदायक है, और आज देखने को मिल रहा है। जी, आज समय हो गया है, अब बस आज इतना ही। और आज का मैं आभार ज्ञापित कराने के लिए मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि आप योगाचार और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी और उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित करें और कार्यक्रम को विराम दें। जी ओम, मैं मिथिलेश सिंह, इनके जो आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे, उनका नंबर लेना चाहूंगी, तो प्लीज आप नंबर शेयर करें या ऐसे बोल दें। जी, मैं मिथिलेश जी, बहन जी, मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, योगाहार ग्रुप में, तो सभी लोग आदरणीय पुष्पेंद्र जी का नंबर सबको प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी डाल देता हूँ। जी जी, तो आज के योगाचार आदरणीय एमएल गौर साहब ने योग कराया, और आज के हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी जो द्वितीय दिवस एक दिन का आपका उद्बोधन रहा, और बहुत ही, और आगे भी आपको हम सब लोग सुनना चाहेंगे। आप किसी प्रकार का मार्गदर्शन देते रहिएगा, हमारे किसान निश्चित समृद्ध होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ सबको प्रणाम। आज की युवा कार्यक्रम को यहीं विराम देते, धन्यवाद। ओम ओम सर, ओम प्रणाम।